नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव फिर से अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज हम गुप्त साम्राज्य से प्रश्न लेकर आ गए हैं और अपने आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न होंगे। किसी भी एग्जाम में एसएससी, सीजीएल और आरआरबी, आरपीएफ जितने भी ये एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम से हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान से प्रश्न लेकर आते हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाईटी बोर्ड है, लेकिन मैं उससे आपके शानदार से शानदार प्रश्न पढ़ाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, हम आपको प्रश्न लेकर आए हैं। एसएससी, सीजीएल और आरपीएफ एसएससी से प्रश्न होंगे और काफ़ी शानदार तरीके से प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो सामान्य विज्ञान से होंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न में लिखते हैं प्रमुख गुप्त शासक से संबंधित प्रश्न होंगे जो आपका हेडिंग होगा। और देखिए, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप आगे से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न होगा, गुप्त साम्राज्य का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गुप्त साम्राज्य का उदय स्थल यानी उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आप लोग बता दें, प्रयागराज के निकट, प्रयागराज में माना जाता है। ये प्रयागराज के निकट हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा आपका होगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हम आपको बता दें, श्री गुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। जो प्रश्न आपको शानदार तरीके से बताया जाएगा और एकदम टॉपिक वाइज बताया जाएगा, आपको कभी पढ़ने और लिखने में आपका परेशानी नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में जाएंगे, इतने शानदार तरीके से बताया जाएगा कि आपको सिर्फ अपने नोट्स बुक में लिखना है और याद ऑटोमेटिक हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में जाकर अच्छे से प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए देखिए, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। उसके बाद देखिए, घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम थे घटोत्कच का उत्तराधिकारी। उसके बाद देखिए, आपका प्रश्न ये तो हो गया आपका। अब बताते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा से 335 ईसा पूर्व ईस्वी। उसके बाद देखिए, इसमें अब दूसरा प्रश्न में पहला से फिर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न होगा, गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए, गुप्त सामंत की शुरुआत किसने किया था? किस शासक ने किया था? आप लोग इसको भी देख लीजिए, किसने किया, करने वाला शासक या किसने किया? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, ये हो गया आपका प्रश्न। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलिए देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा धारण की गई उपाधि महाराज धीराज आपका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम से विवाह करने वाली लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? तो कुमार देवी। इनका आंसर हुआ कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम से विवाह करने वाली लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? तो कुमार देवी। उसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी। और 375 ईस्वी। उसके बाद
चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? तो हम बता दें समुद्रगुप्त था आपका चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी। उसके बाद समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका कांच, जो कांच है वो उसका वास्तविक नाम था। चलिए देखिए, भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। उसके बाद देखिए, चलिए दोस्तों, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मैं काफ़ी आपके लिए मेहनत करता हूँ। एक लाइक से मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि मैं ऐसे वीडियो बनाने को इच्छुक होता हूँ। और कुछ नहीं दोस्तों, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। इलाहाबाद प्रस्थिति लेख की रचना करने वाला समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इलाहाबाद के प्रस्थिति लेख की रचना करने वाला समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेठ। इसका आंसर हुआ हरिशेठ थे। चलिए उसके बाद देखिए, कविराज के नाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? कविराज के नाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय आप विक्रमादित्य यानी 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। ये भी प्रश्न देख लीजिए। मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ, आपको ये लिखने की जरूरत ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने नोट्स बुक में लिखें और बाय वन आपको ये मालूम हो जाएगा कौन किसके बार आया था। ये इससे प्रश्न कहीं ना कहीं एक प्रश्न यहाँ से फंसेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। ग्रुप डी, NTPC, RPF, कांस्टेबल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, सारे प्रश्न अब किताबी से पूछे जा रहे हैं और आपको किताब से पढ़ना आवश्यक ज़रूरी होगा, क्योंकि किताब ही आपको लक्ष्य तक ले जा सकता है। चलिए देखिए, समुद्रगुप्त के कमजोर उत्तराधिकारी रामगुप्त का वध। समुद्रगुप्त के कमजोर उत्तराधिकारी रामगुप्त का वध किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, यानी करके सिंहासन पर अधिकार करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आप देख लीजिए प्रश्न में। उसके बाद देखिए, देवगुप्त प्रथम के नाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? देवगुप्त के नाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? तो हम आपको बता दें वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसके बाद चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी बौद्ध यात्री कौन था? तो आप लोग तो इसको जानते ही होंगे। प्रश्न छोटा है लेकिन ये कहीं से न कहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ऐसे में प्रश्न ये छूट जाता है हर किसी से। तो इसमें आया था फहान नाम का एक यात्री था जो चीनी, वही आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला फहान यात्री था जो चीन का था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे? नवरत्नों में से कौन कौन थे? तो पहला थे आपका कालिदास, और दूसरा अमर सिंह, तीसरा थे शंकु, उसके बाद धनवंतरी, उसके बाद छपड़क, उसके बाद बेताल भट्ट, अब उसके बाद बरुचि, उसके बाद घटक कपर, उसके बाद कौन थे? ब्राह्मीहिर। ये थे इनके नवरत्नों में से जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद देखिए, ये तो खत्म हुआ नवरत्न, आप जान गए। उसके बाद देखिए कुमारगुप्त प्रथम यानी
413 ईस्वी से 455 ईस्वी। देखिए उसका प्रश्न। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, ये भी थे उसमें, गोविंद गुप्त और कुमारगुप्त, ये प्रथम। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, प्रश्न नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला गुप्त शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये प्रश्न भूलने वाला नहीं है। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद महेंद्रदत्त कहे जाने वाला गुप्त शासक कौन था? महेंद्रदत्त कहे जाने वाला गुप्त शासक कौन था? हम आपको बता दें, ये भी कुमारगुप्त प्रथम था, ये भी कुमारगुप्त प्रथम था। उसके बाद देखिए मुद्राओं पर, प्रश्न नंबर चौथा में, हेडिंग नंबर चौथा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करने वाला गुप्त शासक कौन था? मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करने वाला गुप्त शासक यानी शासक कौन था? गुप्त शासक कौन था? तो ये भी कुमारगुप्त प्रथम था, ये भी, इसका आंसर कुमारगुप्त प्रथम था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6वां, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी, 455 से 467 ईस्वी। देखिए प्रश्न, कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। उसके बाद गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो ये भी था आपका स्कंदगुप्त, ये भी था आपका स्कंदगुप्त। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चले, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा और काफ़ी आपको हेल्प होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत से अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं अच्छे से ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। चलिए दोस्तों, आप इसको पढ़ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको इतना आसान तरीके से मैं बताया हूँ, एकदम बाय वन कि आपको लिखने में भी और पढ़ने में भी आसानी होगा। उसके बाद देखिए हुणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने वाला गुप्त शासक कौन था? हुणों के आक्रमण करने वाला सफलतापूर्वक गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हुआ स्कंदगुप्त। इसका आंसर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।